हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस की ये क्लास रहेगी, तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है, 2025 में, या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाएगी, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस 2024 में जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, सबका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी क्लासेस देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी जो क्लास है 30th क्लास है। इसके पहले 29 क्लासेस आ चुकी हैं, PYQ बेस्ड ही हैं सारी। और 36 के 36 शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम, जीए के जीएस का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आरपीएफ का भी मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। तो 25 इसलिए कि देखिए ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो, 1 घंटे आपके लिए सफिशेंट है। देखिए 1 घंटा आप देंगे, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स, तो इतने में ही क्वेश्चन हो पाएंगे 25। और आप मेरे साथ ट्राई करिए, देखिए क्वेश्चंस को जो है ना खुद से लगाने का प्रैक्टिस करिए। आप मेरे साथ साथ लगाइए, और अपने जो आंसर्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपके जो आंसर्स हैं 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। उससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसका पता चलेगा। और देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे है ना, उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर डेली अपडेट आता है क्लासेस का। तो आप एक बार सेशन लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए भाई ये कंफर्टेबल रहेगी वीडियो। कि ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश वालों के लिए ही बनाई है या हिंदी वालों के लिए ही, दोनों आराम से देख सकते हैं, सभी को समझ आएगी। और ये जो हमारी सीरीज़ है एसएससी सीजीएल PYQ सीरीज़ 2025 के लिए है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। तो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। बाकी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं कोई, तो उनके लिए भी, आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए, क्योंकि जीके जीएस चेंज नहीं होती है, बस उसका जो करंट अफेयर्स है वो चेंज होता है। ठीक है भाई। बाकी हम सारी चीज़ें क्लास में ही याद करेंगे, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, और यहीं पे रिवाइज करेंगे, यहीं पे समझेंगे। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है, अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो एक बार क्लास को कंप्लीट देखिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, और आप एलिमिनेशन करना भी सीखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे एलिमिनेट करके ऑप्शंस को हम सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमारा इस क्लास का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना। जी के जीएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि एसएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनका जीएस में काफ़ी कम स्कोर आता है, इसलिए पीवाईक्यू की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है एसएससी में, तो जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। और देखिए उससे क्या होगा, जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे स्कोर तो इम्प्रूव होगा ही होगा, आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लगाना है, पहले खुद से ट्राई करिए, फिर उसका आंसर देखिए बाद में। वैसे ये 23 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन है जीके जीएस का। मास्टर हो जाएंगे आप जीके जीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, विच फेमस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय मिचेल फेराडे इन 1831। तो 1831 में माइकल फेराडे द्वारा कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया गया था। तो देखिए ये इंग्लिश में है, मैंने ऑप्शंस हिंदी वालों और इंग्लिश वालों के लिए दोनों के लिए रखे हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैग्नेटोमीटर, डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ एलास्टिसिटी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ट्राई करिए, आपको आता है या नहीं आता। तो इसका जो आंसर है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेराडे ने, माइकल जो फेराडे थे 1831 में, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 1832 में जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फ्रेडरिक गॉस डिज़ाइन अ प्रिमिटिव मैग्नेटोमीटर दैट कंसिस्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट सस्पेंडेड इन अ मिड-एयर बाय द फाइबर। तो ये जो क्वांटम मैग्नेटोमीटर है, इसका जो डिस्कवरी की थी वो थी जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फ्रेडरिक ने
ये डेट या आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप साइंटिस्ट का नाम याद रख लें, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। तो इसमें क्या है, जो क्वांटम है, क्वांटम क्या करता है, देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, जो क्वांटम स्टेट का यूज़ करते हैं मैग्नेटोमीटर्स में, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, क्वांटम मैग्नेटोमीटर्स एसोसिएटेड विथ किससे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस से। ऐसे भी पूछ सकता है एसोसिएशंस। तो डिस्कवरी कार्ल फ्रेडरिक गॉस, डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये। लॉ ऑफ एलास्टिसिटी, तो इसको जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, एंड इंग्लिश फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो नॉन एज हुक्स लॉ। तो 1660 में, तो 1660 में। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, बाकी आप साइंटिस्ट का नाम याद रख लें, वो मोर देन इनफ है ना। तो डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकरल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है PYQ में। तो डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी 1896 में। फिर भी मैं कह रहा हूँ डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको क्यूरियोसिटी के लिए मैंने आपको दे रखी है। तो डेट अगर पूछ ले बाई चांस एक्सट्रीम केसेस में, तो आप याद रख सकते हैं 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकरल ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो हिंदी वालों के लिए 1832 में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक आदिम मैग्नेटोमीटर डिज़ाइन किया था, जिसमें एक फाइबर द्वारा मिड एयर में निलंबित एक स्थायी चुंबक शामिल था। तो ये क्वांटम मैग्नेटोमीटर के लिए है, ठीक है। और दूसरा, रॉबर्ट हुक ने एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञान ने 1660 में लोच के नियम की खोज की थी, जिसे हुक के नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सेकंड है, लोच का नियम। फ्रांसीसी थर्ड देख लेते हैं। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने 1896 में प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज की। तो ये है ऑप्शन 4 का आंसर। तो इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिस्ट और डिस्कवरी, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इसका जो आंसर है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं। देखो, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में 1867 में, 1867 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी? तो डेट और ये पर्सनालिटी आपको याद रखनी है। INC के प्रेसिडेंट रहे हैं 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो 1906 का जो सेशन था आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ पर हुआ था, कौन सा सेशन था ये जो 1906 का हुआ था। उसके अलावा देखिए, दादा भाई नौरोजी एस्टेब्लिश्ड रहनुमाई मजद आसन सभा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रहनुमाई मजद आसन सभा 1 अगस्त 1851 को। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों पूछी गई हैं एग्ज़ाम्स में। और ही लॉन्च गुजराती फोर्टनाइट पब्लिकेशन, रस्त गुफ्तार इनकी ही लिखी हुई है, द ट्रूथ टेलर। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रस्त गुफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी ने ही लिखी है, गुजराती फोर्टनाइट पब्लिकेशन है ये, ठीक है भाई। बाकी ये स्वराज के सपोर्ट में थे, सेल्फ रूल इन इंडिया, और इन्होंने सपोर्ट किया है सेल्फ रूल को, और बायकॉट, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको बायकॉट करने में सपोर्ट किया है। तो लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं। देखो, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे, पंजाब केसरी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है पंजाब केसरी। तो लाला लाजपत राय 1920 में, 1920 में राय वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो INC के प्रेसिडेंट बने थे ये, स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में। तो 1920 में ये प्रेसिडेंट बने थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो INC की फुल फॉर्म है ये भाई,
तो कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। राय ऑल्सो ऑथर्ड सेवरल बुक्स, तो इनकी जो बुक्स हैं यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया, तो ये इनकी बुक हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके देखिए न्यूज़पेपर थे, उनके फाउंडर और एडिटर थे ये, एक तो था वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम है ना, और एक था आर्या गजट, तो ये ध्यान रखना है आपको। विपिन चंद्र पॉल के बारे में देख लेते हैं, और इन्होंने देखिए जो होम रूल ऑफ इंडिया अमेरिका में इस्टेब्लिश की थी, न्यूयॉर्क में, जो ये लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। और इनकी देखिए साइमन कमीशन, जो लाला लाजपत राय जी हैं, जब साइमन कमीशन का ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते टाइम लाठी चार्ज में 1928 में लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, काफ़ी इंजर्ड हो गए थे ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना बिपिन चंद्र पाल जी। तो बिपिन चंद्र पाल, इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन इनकी है वंदे मातरम डेली थी ये, और न्यू इंडिया वीकली जनरल था, और हिंदू रिव्यू मंथली ये इनका था। तो ये आपको ध्यान रखनी है, बिपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय की, और ये जो हमारे दादा भाई नारोजी थे इनकी। रस्त गुफ्तार इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। और रहनुमाई मजलिस सभा कब बनी थी, इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, ये 1851, और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तभी मैंने ये आपको इंक्लूड करा है यहाँ पे। तो हिंदी वालों को प्रॉपरली समझ आ रहा है तो आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चन है जो PYQ में आए हुए हैं 2024 में, एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। हु रिकॉन्साइल्ड डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस विद गे-लोसाक्स रिजल्ट ऑन द कम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स इन 1811। तो 1811 में संस्करणों में संयोजन पर गे-लुसाक के परिणामों के साथ डाल्टन की परमाणु परिकल्पना को किसने समेटा था। तो इनका नाम बताना है आपको। तो ये थे अल्मीडियो आवोगाद्रो, तो अल्मीडियो आवोगाद्रो ने ही समेटा था। अब देख लेते हैं अल्मीडिया आवोगाद्रो के बारे में। तो अल्मीडिया आवोगाद्रो का जो आवोगाद्रो नंबर है, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसके 1 मोल में कितने यूनिट्स होते हैं, उसे ही आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। तो आवोगाद्रो कांस्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले सेट में ही, SSC CGL में, और आई थिंक RPF के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है ये। तो 6.022140857 इंटू 10⁻23। तो ये आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू पूछी जा चुकी है, ठीक है। और यूनिट्स कौन से होते हैं, देखो जो सब्सटेंस के मोल होते हैं, मोल में जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं, अब यूनिट्स किसके होते हैं, वो एटम के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, आयंस के भी हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के, डिपेंडिंग ऑन दी सब्सटेंस एंड रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। तो हिंदी में देख लो, किसी भी पदार्थ के एक मोल में इकाइयों की संख्या को आवोगाद्रो की संख्या या फिर आवोगाद्रो का स्थिरांक कहा जाता है। यह जो इसकी वैल्यू है 6.022140857 इंटू 10⁻23, तो ये 10⁻23 है के बराबर है। पदार्थ और प्रक्रिया के आधार पर इकाइयाँ, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट होस्टेड बाय इंडिया। तो भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे। तो ये थे हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। G20 जो है भाई, G20 1999 में पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर्स का और जो गवर्नर थे बैंक्स के, उनके हेड की मीटिंग होती थी यहाँ पे। बाकी फिर बाद में 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मीटिंग स्टार्ट हो गई। इसमें क्या है, इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं वो उनसे डील करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज से डील करना है। तो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, नो परमानेंट सेक्रेटरीट। तो इसका भाई ईयरली बेसिस पे इसको हेड करती हैं कंट्रियाँ, मीटिंग होती हैं इसकी ईयरली बेसिस पे। तो इंडिया ने 1 नवंबर
2022 से लेके और 30 दिसंबर 2023 तक इसकी मेज़बानी की थी। तो 2023 में किसने की थी? तो इंडिया ने की थी, जो होस्ट G20 की समिट है। इसके बाद अभी जो 2024 में हुई है वो हुई है रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो, तो ये है ब्राज़ील में। ठीक है, इसके बाद जो होगी अब होगी साउथ अफ्रीका में 2025 में, 2025 में, तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग। ठीक है भाई। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन एंड जो अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन को 2023 की समिट में शामिल किया गया है, इंडिया में जब समिट हुई थी ये। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताएंगे जो 19 कंट्रीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे। इससे पहले वाले जो सेट में मैंने कराया हुआ है, जो इससे पहले मैंने शिफ्ट में कहा जो सॉल्यूशन कराया है टॉप 25 क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने 19 कंट्रीज़ बताई हैं। तो आप मुझे बताएंगे वो 19 कंट्रीज़ कौन सी हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उन्हें, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कौन कौन सी कंट्री हैं उसमें। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 में, नो परमानेंट सेक्रेटरीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट, नॉट पे ध्यान देना है एसएससी वालों। ठीक है भाई, नॉट देखते ही अलर्ट हो जाना है आपको, ऑप्शन पढ़ते टाइम नॉट को नहीं भूल जाना। नॉट बी लेस देन, तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए स्टेट में? तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ 12 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 15% होनी चाहिए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो ये कब किया गया था? तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, तब ये प्रोविज़न ऐड किया गया था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15%, जिसमें सीएम भी होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है स्टेट्स की, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% होनी चाहिए और मिनिमम 12 होनी चाहिए। बाकी इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। और बाकी देखिए जो लोकसभा में होता है, जो सेंटर में होती है, तो उसमें देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% हो सकती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूडिंग पीएम प्लस पीएम भी होते हैं उसमें। ठीक है भाई, इसके लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कोई नहीं है लोकसभा के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है आपको, कब ये ऐड हुआ था। तो मिनिमम स्ट्रेंथ 12 है, याद रखनी है आपको, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% है, जितनी भी उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उनका 15%। ठीक है भाई, जितने भी मेंबर्स हैं उसके, और इसमें भी लोकसभा में भी जितने मेंबर्स हैं उनका 15% में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आती हैं, COM प्लस उसमें इंक्लूड होते हैं प्रधानमंत्री भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंडेड द पाला डायनेस्टी इन 8th सेंचुरी CE? तो निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो गोपाला ने की थी, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इसके फाउंडर थे गोपाला। तो ये 750 AD के आसपास इसकी स्थापना करी थी गोपाला ने। उसके बाद आए थे धर्मपाल, क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है, गोपाला, देन धर्मपाला, फिर देवपाला, फिर आए थे रामपाला। कई बार आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। ठीक है, और ये इधर थी ईस्टर्न साइड में, वेस्ट बंगाल के आसपास, ये जो पाला डायनेस्टी थी। ठीक है, इनका ट्राई पार्टिएट चल रहा था। इधर राष्ट्रकूटा दो डेक्कन में थे, और इधर जो गुर्जर प्रतिहारा थे, और इधर पाला डायनेस्टी, आपस में तीनों का ट्राईपार्टिएट चल रहा था। किस पे? कन्नौज वाले रीजन पर राज करने के लिए। कन्नौज वाला जो रीजन था, इंडो जो गंगा और जो यमुना वाला दुआब है, फर्टाइल लैंड है, उस पर रूल करने के लिए यहाँ पे ट्राईपार्टिएट चल रहा था इनका। गुर्जर प्रतिहारा जो कि गुजरात के आसपास, गुजरात राजस्थान में, इधर डेक्कन में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल कर रही थी, इधर पाला ईस्ट में वेस्ट बंगाल में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इनका टाइम पीरियड है 750 AD से लेके और 1150 AD तक। ठीक है भाई। बाकी इन्होंने देखिए स्ट्रक्चरल जो टेम्पल्स का काफ़ी, और ओदंतपुरी
मोनास्ट्री, ओदंतपुरी मोनास्ट्री, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मोनास्ट्री। तो इसे बनवाया था किसने, तो ये कहाँ पे है, बिहार में है ये, और इसे बनवाया था गोपाला ने। ठीक है भाई, उदंतपुरी जो मोनास्ट्री है। देखिए इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है स्ट्रक्चर्स में, आर्ट एंड कल्चर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। Directive principles of state policy were added to the Indian Constitution by the 42nd Constitution Amendment Act 1976 में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये पूछ रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे किन्हें ऐड किया गया था 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो आपको बताना है कितने जो ऐड किए गए थे डीपीएसपी, तो 4 उसमें ऐड किए गए थे। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो कौन कौन से ऐड किए गए थे हम देख लेते हैं। देखो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड की गई थी। तो 39 आर्टिकल 39 ऐड किया गया था, टू एंश्योर पार्टिसिपेशन, टू एंश्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रंस हेल्थी डेवलपमेंट। तो अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39 ए ऐड किया गया था, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू दी पुअर्स। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, फ्री लीगल एड पुअर्स के लिए वो प्रोवाइड की गई थी। तो अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो 39 ए भी ऐड किया गया था। उसके अलावा देखिए आर्टिकल 43 ए, टू एंश्योर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। तो अनुच्छेद 43 ए में उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और आर्टिकल 48 ए, तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो ये 4 जो हैं डीपीएसपी में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और जो डीपीएसपी आते हैं भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 4। और आर्टिकल्स के बीच में आते हैं कितने आर्टिकल के बीच में, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आते हैं। डीपीएसपी में जो 36 जो आर्टिकल है उसमें स्टेट की डेफिनेशन है, और स्टेट की जो डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में है फंडामेंटल राइट्स के, वही सेम डेफिनेशन है 36 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, तो वो आई थी 42nd, वो भी इसी में आई थी 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। और देखिए जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड करी गई थी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बाकी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं आपको याद रखनी है 1 to 11। क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछली शिफ्टों में मैंने करवाई हुई हैं सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप उन्हें देख लें एक बार। तो वो ऐसे नहीं पूछ रहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब वो ऐसे पूछ रहा है कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, 8th कौन सी है, 10th कौन सी है। तो मैंने सारी करवा रखी हैं। आप जब PYQ सीरीज़ को देखेंगे, इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने ये करवा रखी हैं, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। हु पब्लिश्ड द लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन 1838। तो 1838 में जनसंख्या वृद्धि का लॉजिस्टिक जो समीकरण मॉडल है किसने प्रकाशित किया, तो यह आपको बताना है। तो ये किया था पियरे फ्रांकोइस वारहोल्स ने। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है मैंने, हिंदी वालों को भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है कि लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल पॉपुलेशन ग्रोथ का 1838 में किसने दिया था, तो ये दिया था पियरे फ्रांसवा वारहोल्स ने। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा मैं वो समझा दूंगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा। द ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो सोचिए एक बार, अपना आंसर दीजिए। वेल्लोर में है, कोयम्बटूर में है, या तिरुनेलवेली में है, या फिर कडल्लोर में है।
तो ये है कोयम्बटूर में। तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वैसे ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1929 में, बाकी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इसका। कब हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन? तो 1965 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, बाकी इसका नाम चेंज करके फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। तो जो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, गन्ना प्रजनन संस्थान, तो ये है कोयम्बटूर में। ध्यान रखना है आपको, और इसकी डेट याद रखनी है, कब एस्टेब्लिश करा गया था ये। एस्टेब्लिशमेंट 1929 में, फिर रीऑर्गेनाइजेशन 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी ऑन 31 जुलाई 2021। तो 31 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये कौन थे जिसने पदभार संभाला उप प्रमुख के रूप में इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में? तो ये थे SN घोरमेड। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड है SN घोरमेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, इन्होंने उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला भारतीय नौसेना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विच एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1773 AD? तो टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए वर्ष 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो आप ज़रा सोचिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप। तो ये था सबसे पहला जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं उन्हें थोड़ा सा अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया था उन पे। तो यहाँ से पहला रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो स्टार्ट हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो एक्ट है वो पिट्स इंडिया एक्ट है, और जो एज ऑफ कंसेंट है वो है 1891 में। और स्लेवरी एक्ट आया था जो एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है इसका कब आया था, ये 1843 के आसपास आया था स्लेवरी जो एक्ट है। और एज ऑफ कंसेंट जो आया था 1891 में। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग आइटम्स। तो निम्नलिखित मदों का मिलान करें। तो कस्तूरबा गांधी, ये लिस्ट दे रखी है आपको। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कब एस्टेब्लिश करा था। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे रखे हैं, जो स्कीम्स हैं वो कब किसी ईयर में इंस्टीट्यूट करी थी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, तो ये कब एस्टेब्लिश करी थी? तो ये करी थी 2004 में। तो इसमें देखना है हमें पहले का बी किस में है। तो पहले का बी इसमें है, और पहले का डी है इसमें, ये गलत है। और पहले का बी इसमें है, और इसमें है पहले का सी। अगर हमें कंफर्म पता है तो दो ऑप्शन जो है हमने एलिमिनेट कर लिए हैं। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, पहला और थर्ड। तो अब देखते हैं मिड डे मील स्कीम कब आई थी। तो ये आई थी 1995 में। तो पहले का सेकंड वाले का डी किस में है? तो सेकंड वाले का डी है, देखो सेकंड का डी, तो ये है फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे है सेकंड का सी। तो ये हमारा आंसर निकल आया है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हमें दूसरे और ऑप्शन देखने ही नहीं है। अगर हमें दोनों पता है तो हम आराम से एलिमिनेट करके ऐसे अपने आंसर्स निकाल लेंगे। तो दूसरे का डी सिर्फ इसी में है, इन दोनों में से देखना है, पहले और थर्ड में से। तो एक में ही है जो ऑप्शन डी है, सेकंड का डी, तो वो फर्स्ट है। और देखिए जो आगे के लिए आप याद रखिए इन्हें, द नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल। तो ये जो हुई थी इसका है थर्ड का ए 1994 में, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल। और फोर्थ है जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो ये था फोर्थ का सी। तो ये है 1945 में जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, तो 1945 में। और नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल तो ये हुई थी कब बताइए? तो ये थी 1994 में। तो आपको ये याद रखने, इंडिविजुअल भी पूछ सकता है ऑप्शंस देकर सिंगल ऑप्शंस में। तो ऐसे हम एलिमिनेट कर लेंगे जो क्वेश्चंस हैं, वो जो ऑप्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, यहीं पे पड़ोस में काम चल रहा है भाई,
तो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। वैसे थोड़ी डिस्टर्बेंस तो हो रही होगी, बट ठीक है, आपको अंडरस्टैंडेबल है चीज़ें, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। तो वेयर वॉज दी फर्स्ट मीटिंग, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर वॉज दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 कंडक्टेड। तो G20 के रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो यह आपको बताना है। तो ये हुई थी जोधपुर में, राजस्थान में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। जयपुर भी राजस्थान में, लखनऊ यूपी में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो जोधपुर में ही हुई थी इसकी जो मीटिंग हुई थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी तो ये हुई थी जोधपुर में, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। एज पर दी सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स फॉर द मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू 2001 सेंसस वॉज। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रमशः वृद्धि कितनी थी। तो आपको बताना है कितनी थी, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। तो ये थी 6.8%, 88%, ऑप्शन थर्ड, और 11.79%। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, 2001 में और 2011 में सेंसस में क्या वृद्धि हुई है। जो लिटरेसी रेट है मेल्स और फीमेल्स का, तो उसमें 6.88% और 11.79%। बाकी जो सेंसस ऑफ इंडिया है, सेंसस की शुरुआत कब हुई थी, तो सेंसस की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1872 में। नॉन सिंक्रोनस सेंसस स्टार्ट हुआ था, तो ये करा था लॉर्ड मायो ने। ठीक है, और उसके अलावा जो सेकंड जो सेंसस हुआ था, वैसे फर्स्ट सेंसस था 1881 में, सिंक्रोनस सेंसस जो इसके वो थे कमिश्नर WC प्लॉडन थे। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, WC प्लॉडन थे 1881 में जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, पहला वाला सेंसस। ठीक है, अभी ये जो 2021 में होने वाला था सेंसस, और अभी से पोस्टपोन करके कब कर दिया गया, 2024-25 के लिए। तो ये कौन सा सेंसस था, तो ये 16th सेंसस है। इससे पहले 2011 वाला सेंसस है, वो 15th सेंसस आया था। और कौन कंडक्ट करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल एंड जो सेंसस कमिश्नर। तो ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये कंडक्ट करते हैं इसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये 16th है जो अभी 2024-25 में होगा, जो 2021 में होने वाला था, पोस्टपोन्ड हो गया। बाकी इंडिपेंडेंस जो ये 16th है 1881 से लेके, बाकी जो अभी इंडिपेंडेंस के बाद बात करें तो ये हमारा 8th सेंसस होगा। ठीक है, इसमें स्टेटिक्स में इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है भाई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, बट ये डिस्क्लोज नहीं होती किसी के भी लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, लॉर्ड मायो वाला गवर्नर जनरल थे, पहला जो जो सेंसस हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो 1881 का ये याद रखना है, WC प्लॉडन। और आपको अभी जो रिसेंट में होने वाला है उसका ध्यान रखना है, 2011 की कुछ चीज़ें जैसे लिटरेसी वगैरह। तो हाईएस्ट लिटरेसी किस स्टेट में है, सबसे कम किस में है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द सैलिनिटी ऑफ द डेड सी पर लीटर ऑफ वाटर। तो मृत सागर की लवणता प्रति लीटर पानी क्या है। तो देखिए, इसमें पूछा है जो डेड सी है उसकी जो सैलिनिटी है वो कितनी है। तो आपको एक बार सोच के बताना है कि कितनी हो सकती है। तो इसकी जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम है पर लीटर में। तो जो डेड सी है उसकी जो लोकेशन है वो देखिए ऐसे कुछ इस तरह से, वो है इज़राइल में, यहाँ पे वेस्ट बैंक है और इधर जॉर्डन। तो इनके बीच में ही पड़ता है डेड सी। ठीक है, ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है डेड सी की। इधर गाजा स्ट्रिप है और इधर गोलन हाइट्स है, सीरिया से लगती है गोलन हाइट्स।
ठीक है। और ये वेस्ट बैंक किससे लगती है, तो ये इजिप्ट से। और इधर मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी है पूरा, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये डेड सी की लोकेशन मैंने आपको बता दी, वेस्ट एशिया में है ये, वेस्ट एशिया और इज़राइल में, ठीक है भाई। हाइफा और तेल अवीव पोर्ट भी आप याद रखें, ये भी इज़राइल में है। हाइफा पोर्ट पूछा जा चुका है, तेल अवीव पोर्ट जो है, ठीक है। और लेबनान ऊपर से कनेक्ट करता है, इसे जोड़ता है, बॉर्डर है इसकी। और इधर सीरिया की बॉर्डर है, जॉर्डन की बॉर्डर भी लगती है इससे। बाकी इजिप्ट की इधर लगती है जो ये इज़राइल है, ठीक है। बाकी दो जो ये सैलिनिटी है डेड सी की, देखो जो डेड सी की सैलिनिटी है वो 34.2% है, जो कि 9.6 टाइम्स साल्टियर देन द ओशन। तो ओशन से कितनी ज़्यादा जो साल्टियर है, तो वो 9.6 टाइम्स ज़्यादा साल्टियर है ना, खारी है। दिस मेक्स इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड साल्टिएस्ट बॉडी ऑफ द वाटर एंड द डीपेस्ट सुपर सलाइन लेक। तो मृत सागर की जो लवणता है 34.2% है, जो कि समुद्र की तुलना में 9.6 गुना अधिक नमकीन है। तो यह इसे दुनिया का सबसे नमकीन पानी के निकायों में से एक बनाता है, और इसे गहरी हाइपर सलाइन झील है, ये सबसे गहरी हाइपर सलाइन है। तो एक तुर्की में भी है, तो आप मुझे बताइए तुर्की में जो सलाइन लेक है वो कौन सी है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिए उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। द पापनासम रमैया शिवन वॉज एन इंडियन कंपोजर ऑफ विच म्यूजिक स्टाइल। तो किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे ये जो पापनासम रमैया शिवन थे। तो ये थे कार्नाटिक म्यूज़िक के। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो यह आपको ध्यान रखना है भाई, पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस। तो निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। तो सोचिए आप एक बार इसका आंसर बताइए। हरिका द्रोणावल्ली, एस विजयलक्ष्मी, तानिया सचदेवा, वैशाली, आर वैशाली। तो ये है एस विजयलक्ष्मी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ये पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, नॉट पे ध्यान देना है एसएससी वालों, आप भूलना नहीं है नॉट को, अलर्ट हो जाना है। अ मेजर क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ प्लेसेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है। तो जलवायु नियंत्रण कौन से हैं इनमें से, देखो एल्टीट्यूड जो हाइट होती है, और लैटिट्यूड्स अक्षांश पर जो जलवायु क्लाइमेट कंट्रोल है वो हो सकता है। ओशन करंट से भी जो क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। तो ये तीनों हैं, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और ओशन करंट। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से थोड़ी ना चेंज होता है ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एल्टीट्यूड हाइट होती है, और लैटिट्यूड ये अर्थ है, इस पे जो लेटे हुए होते हैं ऐसे लाइंस होती हैं पैरेलल में कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे। तो यहाँ पे इक्वेटर होता है 0 डिग्री लाइन पे, है ना। उसके ऊपर जो लाइन होती हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आर्कटिक सर्कल, और नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इधर अंटार्कटिका है, इधर आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सी है। तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उससे डिसाइड नहीं होता कंट्रोल। जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो एल्टीट्यूड हाइट पे, जब आप देखो हाइट में कैसे चेंज होगा जो क्लाइमेट है, जब आप पहाड़ों पे चले जाओगे एल्टीट्यूड हाइट इंक्रीज होगी तो क्लाइमेट वहाँ पे कुछ रहेगा। लैटिट्यूड पर चले जाइए आप, इंडिया का लैटिट्यूड जहाँ पे है उससे ऊपर नॉर्थ अमेरिका में चला जाइए, वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज होगा। तो ओशन करंट की वजह से जो वार्म और कोल्ड करंट होते हैं, कोल्ड जो करंट होते हैं उनकी वजह से भी चेंज होता है, जो क्लाइमेटिक जो चेंज है वो आता है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ से ही नहीं चेंज होता भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ यही नहीं है, नॉट पूछा है इसमें, नॉट में यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नोन एज कैप्टन कूल इन द इंडियन क्रिकेट। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट में कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये इस शिफ्ट का। तो इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के ये। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, एक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द छू फाट डांस परफॉर्म्ड। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में छू फाट नृत्य किया जाता है। तो किस
राज्य में किया जाता है? हरियाणा में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में? तो ये किया जाता है सिक्किम में। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। हरियाणा में होता है, कौन सा डांस होता है भाई हरियाणा में? हरियाणा में फाग डांस होता है, लूर नृत्य होता है और खोड़िया डांस होता है। ठीक है। उत्तराखंड में आपको बताना है, चेलिया करके एक डांस है, वो होता है। वेस्ट बंगाल में छऊ डांस होता है। छऊ डांस जिसको अभी स्टेटस मिला है, उसका जो क्लासिकल डांस है उसकी कैटेगरी में डाला है कल्चरल मिनिस्ट्री ने। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है। ये दुर्गा पूजा भी वेस्ट बंगाल में होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, आप एक बार देख लें, चेक कर लें कौन कौन से इसमें डांस होते हैं। जो फेमस सा डांस है उसको आप एक बार याद रख लें। तो ये जो डांस है वो है सिक्किम का छू फाट डांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द एनिमल बॉडी। कितनी लंबी स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है ये, है ना। इन एनिमल लाइक लॉयंस, काउज, humans, etc. The process involve use of various organs starting from the mouth and ending with the anus. The longest part of this canal is known as। तो भोजन के पाचन पशु शारीरिक एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, मनुष्य आदि जैसे जानवरों में इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होने वाले और गुदा के साथ समाप्त होने वाले विभिन्न अंगों का उपयोग शामिल है। इस नहर के सबसे लंबे हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे जो लॉन्गेस्ट है पार्ट वो पूछ रहा है, जो हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है पाचन की, उसमें मुंह से लेके और एनस तक, तो कौन सा पार्ट सबसे लॉन्गेस्ट होता है उसमें? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, छोटी आंत। ठीक है भाई। तो जो छोटी आंत की लंबाई है वो 6 फीट के करीब होती है, 20 से 22 नहीं, 6 फुट नहीं, 6 मीटर से ज़्यादा होती है थोड़ी, और 20 से 22 फीट तक होती है। एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन इतनी होती है, इसकी सबसे लंबी होती है ये बॉडी में। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, इसलिए ये छोटी आंत बोलते हैं इसे, डायमीटर कम होता है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। द फेमस संतूर प्लेयर पंडित शिव कुमार शर्मा रिसीव्ड दी इन 1986 में। तो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था इन्हें? तो इन्हें आपको बताना है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार नहीं, संस्कृत अवार्ड नहीं, कालिदास सम्मान नहीं, तो इन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, आंसर आप साथ के साथ दीजिए क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है जो मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में? तो वो है राजा प्रभा। तो ये राज पर्व है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। बाकी देखिए छठ जो मनाया जाता है वो उसमें बिहार में, बिहार, नेपाल और वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। बाकी मी दम्मी जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आसाम में, और बैसागु जो फेस्टिवल है ये भी आसाम में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है ये चारों। ठीक है, छठ पूजा तो आपने काफ़ी सुना है, बाकी ये बैसागु और मिड डे मील ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछली शिफ्ट्स में। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के बीच का अंतर है? तो अगर आपने थोड़ा सा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल लेंगे। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं हम। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाइल MFI आर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ठीक है, ये लग तो रहा है हमें थोड़ा सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो हमें मानना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड ओनली क्रेडिट्स नहीं, ओनली क्रेडिट्स नहीं है। तो वाइल MFI प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। 4 देख लेते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलाई ऑन दी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ फॉर फंडिंग देयर एक्टिविटीज़। तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। 5 देख लेते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। 6 देख लेते हैं। द सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलाई ऑन दी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ फॉर फंडिंग
वाइल MFI रिलाई ऑन दी कॉमर्शियल सोर्स ऑफ फंडिंग, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये तो आपस में ही कलेक्ट करते हैं पैसे, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे थोड़ी ना फंडिंग पे डिपेंड करते हैं, ये रिलाई करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर टाइपिकली स्मॉल, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, हाँ ये भी सही बात है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और वाइल MFI आर जो है लार्जर एंड मोर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, तो ये ही इसका आंसर है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं आमतौर पर छोटे होते हैं, सामुदायिक आधारित होते हैं, कुछ लोग आपस में मिल के कलेक्ट करते हैं पैसे, तो फिर उन पे एक दूसरे की सहायता करते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जबकि जो MFI है बड़े और अधिक औपचारिक संस्थान होते हैं, बिल्कुल ये छोटे होते हैं, जो HSGs होते हैं, स्मॉल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो आपको मोर अप्रोप्रिएट देखना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक स्टेटमेंट देखिए आपने फर्स्ट स्टेटमेंट और उसे ही सही मान लिया, वो हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सबसे सही आंसर कौन सा है, तो वो आपको देखना है, डेफिनेशन कौन सी ज़्यादा सही है आपके अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु, तो लैंड ऑफ द 7 रिवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो जो 7 रिवर्स थी, जो सप्त सिंधु का जो एरिया था, उसमें कौन सी रिवर नहीं आती है, तो आर्य उस भूमि में रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं है, तो इंडस रिवर है इसका हिस्सा, और रावी रिवर भी है, और झेलम रिवर भी है। तो ये जो रिवर हैं, ऐसे यहाँ से इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो रिवर्स हैं ये हैं इसका पार्ट। बाकी जो सिपरा रिवर है ये नहीं है इसका पार्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है भाई। सप्त सिंधु आर्यंस जो आए थे पहले नॉर्थ वेस्ट में ही आए थे यहाँ पे, ठीक है, आर्यव्रत बोलते हैं उसे। और आर्यंस देखिए जो थे, इनको वैदिक जो कंपाइल किए गए थे, वैदिक एज बोलते हैं जिसे, तो वैदिक एज, तो अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो था वो कब से कब तक था, तो 1500 से 1000 BC तक। और जो लेटर वैदिक एज था वो था 1000 से और 600 BC तक। 4 वेद थे, जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद था, यजुर्वेद था और सामवेद था और अथर्ववेद। तो ये आपको ध्यान रखने, 4 वर्ण थे। तो ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, ये आपको याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिपरा रिवर शामिल नहीं थी इसमें, बाकी इंडस, रावी, झेलम। और क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, तो यहाँ से जो ऐसे है, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ से झेलम, जो है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो यहाँ से सतलुज सिपकिला पास से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से इंडिया में, ठीक है। और इसकी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो यही है, मोस्ट वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडस की जो है, तो ये है कौन सी रिवर है ये, तो ये जो सिपकिला पास से पास होती है, तो सतलुज रिवर है ये, सतलुज, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो देखिए भाई, आप मुझे बताइए आपका कितना जो स्कोर है 25 में से कितने सही गए हैं आपके क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो आप देखिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो। और आप अपने रिव्यूज़ हैं ना वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। अगर आपने क्लास को कंप्लीट देखा है, अपने जो मार्क्स हैं वो आप ज़रूर बताएं कि कितने मार्क्स आपने, कितने क्वेश्चन सही करे हैं। इससे जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना चीज़ें आपको क्लियर होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। इस सीरीज़ से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। एक भी क्वेश्चन मैंने देखिए बाहर से नहीं लिया, सारा PYQ के क्वेश्चन है। और जो आने वाले एग्ज़ाम है ना उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको इसकी जो है ना, अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत कम है। देखिए 25 क्वेश्चंस बहुत होते हैं एक क्लास में। तो 1 घंटे की क्लास, फिर ज़्यादा घंटे की क्लास हो जाएगी, फिर उससे फिर आप बोर हो जाते हैं, है ना, ज़्यादा पढ़ना। तो 45 से 60 मिनट ही हमारा जो कंसंट्रेशन है ना वो रह पाता है। तो 25 क्वेश्चन सही है, एक शिफ्ट काम पूरा कर लेते हैं GK GS का। फिर भी आप कहेंगे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को एक साथ क्लब कर दूंगा, ठीक है, आपके लिए और आसानी होगी। और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 या 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। आपके पास सारी सुविधाएं हैं आज के टाइम में, तो टेक्नोलॉजी के टाइम में। बाकी आपको सेशन कैसा लगा ये आपको ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज़ का, जो हमारी 2025 की सीरीज़ चल रही है CGL की।
तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।